संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। आज हम फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक के सिलेबस का फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, बेसिक्स ऑफ एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन की मूलभूत अवधारणाओं पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मत्स्य पालन की परिभाषा। मत्स्य पालन जलीय जीवों जैसे मछली, सेलफिश, जलीय पौधे आदि का नियंत्रित वातावरण में पालन है। यह भोजन, मनोरंजन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मत्स्य पालन के प्रकार: मीठे पानी का मत्स्य पालन तालाबों, झीलों और नदियों में किया जाता है। खारे पानी का मत्स्य पालन समुद्रों और खारे पानी की झीलों में किया जाता है। पिंजरा मत्स्य पालन जलाशयों में पिंजरों में मछली पालन। एकीकृत मत्स्य पालन खेती के साथ मछली का संयोजन। ये मत्स्य पालन के प्रकार थे। महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करते हैं। हैचरी मछली के अंडों से बच्चे निकलने और पालन का स्थान हैचरी कहलाता है। फीड मछलियों का भोजन फीड कहलाता है। बायोफ्लॉक अपशिष्ट पदार्थों को लाभकारी सूक्ष्मजीवों में बदलने की प्रक्रिया बायोफ्लॉक कहलाता है। रेस्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS पानी को पुनर्चक्रित करने की प्रणाली है। भारत में मत्स्य पालन का महत्व: खाद्य सुरक्षा, प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, आर्थिक विकास, रोजगार और आय का सृजन, निर्यात, विदेशी मुद्रा का अर्जन। ये भारत में मत्स्य पालन के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकारी पहल: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। नीली क्रांति मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आपको बेसिक ऑफ एक्वाकल्चर में क्या क्या पता होना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए। मत्स्य पालन की विभिन्न प्रकार और उनकी तकनीकें के बारे में पता होना चाहिए। मत्स्य पालन में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में पता होना चाहिए। मत्स्य पालन से संबंधित सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में पता होना चाहिए। मत्स्य पालन में नवीनतम तकनीकी विकास के संबंध में जानकारी होना चाहिए। यह जानकारी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मत्स्य पालन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक होगी। सभी टॉपिक पर हम आपको इसका MCQ प्रोवाइड करेंगे। ये इसका थ्योरी है। आपको कुछ समय में इसका MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहता है तब हम इस टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इस सिलेबस में अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर, जलीय कृषि एक्वाकल्चर के इतिहास। प्राचीन काल एशियन पीरियड चाइना। जलीय कृषि का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण चाइना में मिलता है। कहाँ मिलता है? चाइना में, जहाँ 4000 साल पहले कार्प मछली, कार्प फिश पाली जाती थी। फानली द्वारा लिखित द फिश ब्रीडिंग क्लासिक जलीय कृषि पर सबसे शुरुआती ज्ञात ग्रंथ है।
मिस्र, इजिप्ट की बात करते हैं। प्राचीन मिस्र में लगभग 2500 ईसा पूर्व से तिलापिया मछली पाली जाती थी। रोमन लोग सीप, ऑयस्टर्स और अन्य सेलफिश पालते थे। मध्यकाल में मिडिएवल पीरियड में यूरोप मठों, मोनेस्ट्रीज में, तालाबों में मछली पालन किया जाता था। यूरोप में मठों अर्थात मोनेस्ट्रीज में मछलियों का पालन किया जाता था। एशिया में चीन, जापान और भारत में जलीय कृषि का विकास जारी रहा। आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड में 18वीं से 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास ने जलीय कृषि में प्रगति को बढ़ावा दिया। मछली पालन के लिए कृत्रिम तालाबों और हैचरीज का निर्माण शुरू हुआ। 20वीं और 21वीं शताब्दी में जलीय कृषि एक वैश्विक उद्योग बन गया है जो दुनिया भर में भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तकनीकी प्रगति जैसे पुनरावृत्ति, एक्वाकल्चर सिस्टम, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स और आनुवांशिक सुधार, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ने उत्पादन में वृद्धि की है। समुद्री एक्वाकल्चर, मेराइन एक्वाकल्चर का तेजी से विकास हुआ है। भारत के संदर्भ में भारत में भी प्राचीन काल से मछली पालन की परंपरा रही है। भारत में मीठे पानी की एक्वाकल्चर का विकास तेजी से हुआ है। भारत झींगा उत्पादन में विश्व में अग्रणी देशों में से एक है। इसके उत्पादन में, झींगा के उत्पादन में भारत सरकार द्वारा जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जलीय कृषि का सबसे पुराना ज्ञात प्रमाण कहाँ मिलता है? जलीय कृषि पर सबसे शुरुआती ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? भारत में जलीय कृषि के विकास में किन कारकों ने योगदान दिया है? भारत सरकार द्वारा जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? विश्व में जलीय कृषि के संदर्भ में भारत की क्या भूमिका है? ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका रिस्पॉन्स ठीक रहता है तो हम इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ इस थ्योरी पर आपको MCQs मिल जाएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहता है तो हम इस पर वीडियो बनाने के बारे में सोचेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का अगला टॉपिक है सिस्टम्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर, कार्बनिक जल कृषि के प्रणालीगत सिद्धांत पर बात करते हैं। पारिस्थितिक संतुलन। कार्बनिक जल कृषि का उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का अनुकरण करना है। यह जैविक विविधता को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक खाद्य श्रृंखलाओं को बनाए रखता है। यह हानिकारक रसायनों और एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करता है, जिससे जल निकायों का प्रदूषण कम होता है। सेकेंड है टिकाऊ संसाधन प्रबंधन। यह जल, भूमि और ऊर्जा जैसे संसाधनों के कुशल उपयोग पर जोर देता है। यह अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। यह मछली पालन के लिए स्थायी फीड स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे शैवाल और कीड़े। थर्ड है पशु कल्याण। यह मछली और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास और कम तनाव वाले वातावरण प्रदान करता है।
यह भीड़ भाड़ और अत्यधिक स्टॉक घनत्व से बचाता है। यह दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय वध प्रथाओं का उपयोग करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, यह स्थानीय समुदायों और छोटे पैमाने के किसानों का समर्थन करता है। यह उचित श्रम प्रथाओं और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देता है। यह उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य और नैतिक रूप से उत्पादित समुद्री भोजन प्रदान करता है। पांचवा है प्रमाणन और मानक। कार्बनिक जल कृषि को विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रमों द्वारा विनियमित किया जाता है, जैसे कि एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन काउंसिल ACC और ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर स्टैंडर्ड्स GOAS। इनके द्वारा इन्हें प्रमाणन और मानक किया जाता है। ये मानक कार्बनिक जल कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। छठवां है चुनौतियां। कार्बनिक जल कृषि के लिए उच्च उत्पादन लागत और कम उपज एक चुनौती हो सकती है। यह बीमारी और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता और मांग बढ़ाने की आवश्यकता है। सातवां है भविष्य की संभावनाएं। कार्बनिक जल कृषि टिकाऊ समुद्री भोजन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की संभावना है। यह जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि जैसे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की मदद करता है। यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में योगदान कर सकता है। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त सुझाव की। कार्बनिक जल कृषि के विभिन्न प्रकारों जैसे कि एकीकृत बहु ट्रॉफिक एक्वाकल्चर IMTA और पुनरावर्ती एक्वाकल्चर सिस्टम RAS का अध्ययन करना, कार्बनिक जल कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न फीड स्रोतों और उर्वरकों के बारे में जानना और कार्बनिक जल कृषि के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना इत्यादि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मजबूत बनाएगा। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम इन टॉपिकों पर MCQs बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है प्री स्टॉकिंग एंड पोस्ट स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट, तालाब प्रबंधन। तालाब बनाने से पहले की तैयारी पर बात करते हैं। स्थान का चयन, साइट सिलेक्शन। तालाब के लिए सही जगह का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करें कि मिट्टी पानी को रोकने वाली हो और पानी का स्रोत ऐसा हो पास हो। मिट्टी की गुणवत्ता, सॉइल क्वालिटी और जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। डिजाइन, तालाब का आकार, गहराई और किनारे की ढलान तय करें। पानी के आने और जाने के लिए सही व्यवस्था करें। अनुमतियां, परमिशंस की बात करते हैं। स्थानीय नियमों और कानूनों के अनुसार आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें। बजट कैसा होना चाहिए? तालाब के निर्माण और रखरखाव के लिए बजट तैयार करें। तालाब बनाने के बाद का प्रबंधन कैसा होना चाहिए? पानी की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी। नियमित रूप से पानी की जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए उपयुक्त है। pH, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के स्तर को नियंत्रित करें। मछली प्रबंधन, फिश मैनेजमेंट। सही प्रकार की मछलियों का चयन करें और उनकी संख्या को नियंत्रित करें। उन्हें नियमित रूप से खाना दें और बीमारियों से बचाएं। खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। तालाबों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जैविक और रासायनिक तरीकों का उपयोग करें।
कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल, जलीय जीवों को हानि पहुंचाने वाले कीटों से बचाव के लिए उचित कदम उठाएं। रखरखाव, मेंटेनेंस, तालाब के किनारों और पानी के आने जाने की व्यवस्था को नियमित रूप से जांचें और मरम्मत करें। तालाब से गाद, सेडिमेंट को नियंत्रित रूप से निकालें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु इस पर बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में किन किन बातों को आपको ध्यान देना है। तालाब प्रबंधन के विभिन्न प्रकार, मछली पालन, सिंचाई इत्यादि। तालाब प्रबंधन में उपयोग होने वाली तकनीकें और उपकरण, इसको ध्यान देना है। तालाब प्रबंधन से संबंधित सरकारी योजनाओं और नीतियों पर ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के लिए तालाब के महत्व पर ध्यान देना है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इन टॉपिक पर MCQs लेकर आएंगे। साथ ही साथ ऐसे टॉपिक जिन्हें समझना जरूरी है, उन टॉपिक पर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट स्पीसीज फॉर एक्वाकल्चर। जलीय कृषि प्रजातियों के चयन के मापदंड या मानदंड। पहला है आर्थिक कारक, बाजार में मांग। प्रजाति की बाजार में उच्च मांग होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादित फसल को लाभप्रद रूप से बेचा जा सके। विकास की दर, प्रजाति को कम समय में बाजार के आकार तक पहुंचना चाहिए ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके और लाभ को अधिकतम किया जा सके। फीड रूपांतरण अनुपात FCR, प्रजाति को फीड को कुशलतापूर्वक मांस में परिवर्तित करना चाहिए ताकि फीड लागत को कम किया जा सके। रोग प्रतिरोध, प्रजाति को सामान्य जलीय कृषि रोगों के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए ताकि उत्पादन में कमी और उपचार लागत को कम किया जा सके। उत्पादन लागत, प्रजाति को आर्थिक रूप से व्यवहार होना चाहिए। उत्पादन लागत को बिक्री मूल्य से कम रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है जैविक कारक। अनुकूलता, प्रजाति को स्थानीय पर्यावरण की स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए जिसमें तापमान, लवणता और ऑक्सीजन का स्तर शामिल है। प्रजनन, प्रजाति को बंदी में प्रजनन करने में सक्षम होना चाहिए ताकि स्वस्थ स्टॉक की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। आहार, प्रजाति को आसानी से उपलब्ध और सस्ती फीड पर पनपने में सक्षम होना चाहिए। सहनशीलता, प्रजाति को भीड़भाड़ और तनाव सहित जलीय कृषि के दबावों को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड है परिपालन कारक। प्रौद्योगिकी, प्रजाति को मौजूदा जलीय कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खेती करने में सक्षम होना चाहिए। श्रम, प्रजातियों को खेती करने के लिए अपेक्षाकृत कम श्रम की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके। परिवहन, प्रजाति को आसानी से और सस्ते में परिवहन करने में सक्षम होना चाहिए ताकि उत्पादन को बाजार में पहुंचाया जा सके। फोर्थ है सामाजिक और पर्यावरणीय कारक। स्थानीय समुदायों पर प्रभाव, प्रजाति को स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए जैसे कि विस्थापन या आजीविका का नुकसान। पर्यावरणीय प्रभाव, प्रजाति को पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए जैसे कि प्रदूषण या देसी प्रजातियों का विस्थापन। कानूनी और नियामक आवश्यकताएं, प्रजाति को सभी लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए तिलापिया, यह एक लोकप्रिय जलीय कृषि प्रजाति है क्योंकि यह तेजी से बढ़ती है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सहन करती है और आसानी से उपलब्ध और सस्ती फीड पर पनपती है। झींगा,
यह एक उच्च मूल्य वाली जलीय कृषि प्रजाति है जिसकी बाजार में मजबूत मांग है। हालांकि यह रोगों के प्रति संवेदनशील है और इसे उच्च गुणवत्ता वाले पानी की आवश्यकता होती है। सैल्मन, यह एक लोकप्रिय जलीय कृषि प्रजाति है जिसकी बाजार में मजबूत मांग है। हालांकि यह धीमी गति से बढ़ती है और इसे उच्च गुणवत्ता वाले पानी और फीड की आवश्यकता होती है। जलीय कृषि प्रजातियों का चयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारकों पर विचार करना शामिल है। सबसे उपयुक्त प्रजाति वह है जो आर्थिक रूप से कैसी हो, व्यवहार्य हो, जैविक रूप से उपयुक्त हो, परिचालन रूप से प्रबंधनीय और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो। हमें ऐसे जलीय कृषि प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इन सभी टॉपिकों पर MCQs लेकर आएंगे, साथ ही साथ ऐसे टॉपिक जिन्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में समझना जरूरी है उसे हम क्वेश्चन आंसर के रूप में लेकर आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है मेजर कैंडिडेट स्पीसीज फॉर एक्वाकल्चर, जलीय कृषि के लिए प्रमुख उम्मीदवार प्रजातियां। जलीय कृषि में उपयोग की जाने वाली प्रमुख उम्मीदवार प्रजातियों के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। मछली प्रजातियां, कतला, यह ताजे पानी की एक बड़ी कार्प मछली है जो तेजी से बढ़ती है और उच्च बाजार मूल्य रखती है। यह सतह पर भोजन करती है और फिल्टर फीडर होती है। यह भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। रोहू की बात करते हैं। यह ताजे पानी की एक और महत्वपूर्ण कार्प मछली है जो तेजी से बढ़ती है और उच्च बाजार मूल्य रखती है। यह मध्य स्तंभ फीडर है और सर्वाहारी है। यह भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। मृगल की बात करते हैं। यह ताजे पानी की एक तल फीडर कार्प मछली है जो तेजी से बढ़ती है और बाजार मूल्य रखती है। यह ड्रीटिटस और तल पर रहने वाले जीवों को खाती है। यह भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। तिलापिया की बात करते हैं। यह ताजे पानी और खारे पानी की मछली है जो तेजी से बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के वातावरण में पनप सकती है। यह सर्वाहारी या शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों है। यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। नेक्स्ट है पंगेसियस। यह ताजे पानी की कैटफिश है जो तेजी से बढ़ती है और उच्च बाजार मूल्य रखती है। यह सर्वाहारी और विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकती है। यह वियतनाम और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। ईल के संबंध में, यह एक लंबी बेलनाकार मछली है जो ताजे और खारे पानी में पाई जाती है। यह तेजी से बढ़ती है और उच्च बाजार मूल्य रखती है। यह जापान और अन्य एशियाई देशों में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। बारामुंडी की बात करते हैं। यह खारे और ताजे पानी की मछली है जो तेजी से बढ़ती है और उच्च बाजार मूल्य रखती है। यह मांसाहारी है और छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस को खाती है। यह ऑस्ट्रेलिया और अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। सामन पर बात करते हैं। यह खारे पानी की मछली है जो तेजी से बढ़ती है और उच्च बाजार मूल्य रखती है। यह मांसाहारी है और छोटी मछलियों और क्रस्टेशियस को खाती है। यह नॉर्वे, चिली और कनाडा में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। क्रस्टेशियंस, झींगा,
यह खारे पानी का क्रस्टेशियंस है जो तेजी से बढ़ता है और उच्च बाजार मूल्य रखता है। यह सर्वाहारी है और विभिन्न प्रकार के भोजन खा सकता है। यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। केकड़ा, यह खारे पानी का क्रस्टेशियन है जो तेजी से बढ़ता है और उच्च बाजार मूल्य रखता है। यह मांसाहारी है और छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस को खाता है। यह चीन और अन्य एशियाई देशों में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। मोलस्क, ऑयस्टर, यह खारे पानी का मोलस्क है जो तेजी से बढ़ता है और उच्च बाजार मूल्य रखता है। यह फिल्टर फीडर है और प्लैंकटन को खाता है। यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। सीपी, यह खारे पानी का मोलस्क है जो तेजी से बढ़ता है और उच्च बाजार मूल्य रखता है। यह फिल्टर फीडर और प्लैंकटन को खाता है। यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। अन्य प्रजातियां, समुद्री शैवाल, यह एक जलीय पौधा है जो तेजी से बढ़ता है और उच्च बाजार मूल्य रखता है। इसका उपयोग भोजन, उर्वरक और अन्य उत्पादों के रूप में किया जाता है। यह चीन और अन्य एशियाई देशों में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। मेढक की बात करते हैं। यह उभयचर है जो तेजी से बढ़ता है और उच्च बाजार मूल्य रखता है। यह मांसाहारी है और कीड़ों और अन्य छोटे जानवरों को खाता है। यह कुछ एशियाई देशों में एक महत्वपूर्ण जलीय कृषि प्रजाति है। परीक्षा के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। प्रत्येक प्रजाति की पोषण संबंधी आवश्यकताएं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। प्रत्येक प्रजाति के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां जैसे तापमान, लवणता, ऑक्सीजन का स्तर इत्यादि के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रत्येक प्रजाति की प्रजनन और पालन की तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए। प्रत्येक प्रजाति के रोग और कीट, इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रत्येक प्रजाति का बाजार मूल्य और मांग क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। यदि आपका रेस्पॉन्स ठीक ठाक रहता है तो हम इन पर MCQs और क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आएंगे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का अगला टॉपिक है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, मछली पालन के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन। जल गुणवत्ता प्रबंधन की महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। ऑक्सीजन स्तर, मछलियों के जीवित रहने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर महत्वपूर्ण है। DO का स्तर महत्वपूर्ण है। अधिकांश मछलियों को 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक DO की आवश्यकता होती है। DO का स्तर कम होने से मछलियां तनावग्रस्त हो सकती है, बीमार पड़ सकती है और मर भी सकती है। तापमान, टेम्परेचर की बात करते हैं। पानी का तापमान मछलियों के चयापचय और विकास को प्रभावित करता है। प्रत्येक मछली प्रजाति की अपनी तापमान आवश्यकता होती है। तापमान में अचानक परिवर्तन मछलियों के लिए हानिकारक हो सकता है। pH स्तर, pH स्तर पानी की अम्लता या क्षारीयता को मापता है। अधिकांश मछलियों के लिए 6.5 और 9 के बीच pH स्तर आदर्श होता है। pH स्तर में उतार चढ़ाव मछलियों को तनावग्रस्त कर सकता है और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अमोनिया और नाइट्राइट, मछलियों के अपशिष्ट और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ पानी में अमोनिया और नाइट्राइट उत्पन्न करते हैं। ये यौगिक मछलियों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। अमोनिया और नाइट्राइट के स्तर को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी बदलना और जैविक फिल्टर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। नाइट्रेट, नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्राइट की तुलना में कम विषैला होता है लेकिन उच्च स्तर मछलियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नाइट्राइट के स्तर को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी बदलना और पौधों का उपयोग करना सहायक हो सकता है। लवणता, कुछ मछली प्रजातियों को खारे पानी की आवश्यकता होती है जबकि
अन्य मीठे पानी में रहती है। लवणता में अचानक परिवर्तन मछलियों के लिए हानिकारक हो सकता है। मैलापन, पानी में निलंबित कणों की मात्रा को मैलापन कहा जाता है। उच्च मैलापन मछलियों के गलफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी दृश्यता को कम कर सकता है। भारी धातुएं और कीटनाशक, भारी धातुएं और कीटनाशक पानी में प्रवेश कर सकते हैं और मछलियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इन पदार्थों के स्तर को नियमित रूप से जांचना और कम करना महत्वपूर्ण है। जल गुणवत्ता प्रबंधन के उपाय पर बात करते हैं। नियमित रूप से पानी बदलना, पानी में अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के स्तर को कम करने के लिए नियमित रूप से पानी बदलना आवश्यक है। जैविक फिल्टर का उपयोग करना, जैविक फिल्टर पानी से अमोनिया और नाइट्राइट को हटाने में मदद करते हैं। यांत्रिक फिल्टर का उपयोग करना, यांत्रिक फिल्टर पानी से निलंबित कणों को हटाने में मदद करते हैं। पौधों का उपयोग करना, पौधे पानी में नाइट्रेट को हटाने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वातन, वातन पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। पीएच स्तर को नियंत्रित करना, पीएच स्तर को नियंत्रित करने के लिए चूना या अन्य रसायनों का उपयोग किया जा सकता है। तापमान को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करने के लिए हीटर या कूलर का उपयोग किया जा सकता है। भारी धातुओं और कीटनाशकों से बचाना, भारी धातुओं और कीटनाशकों के उपयोग से बचना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुझाव पर बात करते हैं। विभिन्न मछली प्रजातियों की जल गुणवत्ता आवश्यकताओं को जानें। प्रत्येक मछली प्रजाति की अपनी विशिष्ट जल गुणवत्ता आवश्यकता होती है। जल गुणवत्ता प्रबंधन के विभिन्न उपायों को समझें, विभिन्न उपायों के लाभों और कमियों को जानें। इन बातों के बारे में आपको प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से पता होना चाहिए। जल गुणवत्ता परीक्षण के तरीकों को जानें। विभिन्न जल गुणवत्ता मापदंडों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीकों से परिचित हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इन सभी टॉपिकों पर MCQs लेकर आएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आएंगे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है यूज ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर इन एक्वाकल्चर, कृषि औद्योगिक अपशिष्ट और जलीय कृषि में जैव उर्वरक के उपयोग। कृषि औद्योगिक अपशिष्ट पर बात करते हैं। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? कृषि संस्करण उद्योगों से उत्पन्न होने वाला बचा हुआ पदार्थ जैसे कि फलों और सब्जियों की छिलके, अनाज की भूसी और गन्ना खोई। जलीय कृषि में उपयोग, मछली के भोजन के विकल्प के रूप में कुछ अपशिष्टों में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो मछली के लिए फायदेमंद होते हैं। जलीय कृषि तालाबों में उर्वरक के रूप में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं जो प्लवक के विकास को बढ़ावा देते हैं, जो मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल की गुणवत्ता में सुधार, कुछ कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जल से दूषित पदार्थों को हटा सकते हैं। लाभ पर बात करते हैं। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। उत्पादन लागत कम होती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने के कारण किसानों के लिए सुलभ है। चुनौतियां क्या क्या हैं इनमें? अपशिष्ट की गुणवत्ता में भिन्नता, विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। संभावित संदूषण, कुछ अपशिष्टों में हानिकारक रसायन या रोगजनक हो सकते हैं। सही ढंग से उपचारित न करने पर जल की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं। जैव उर्वरक क्या है, इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। जीवित सूक्ष्म जीवों वाले उत्पाद जो पौधों और जलीय जीवों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जैविक उर्वरक कहलाते हैं।
जलीय कृषि में जैविक उर्वरक के उपयोग पर बात करते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके प्लवक के विकास को बढ़ावा देते हैं। किसके विकास को? प्लवक के विकास को बढ़ावा देते हैं। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में मदद करते हैं। मछली के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। लाभ की बात करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल, रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं। स्थायी कृषि के लिए बेहतर, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। मछली की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के कारण इनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। मछली की प्रकार की बात करते हैं। बैक्टीरियल जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फंगल जैव उर्वरक जैसे माइकोराइजा और साइनोबैक्टीरियल जैव उर्वरक, ये इसके प्रकार हैं जैव उर्वरक के। जैव उर्वरक में क्या क्या चुनौतियां हैं, इन पर बात करते हैं। सेल्फ जीवन, जैव उर्वरकों की सेल्फ लाइफ कम होती है। भंडारण और परिवहन, उन्हें सही ढंग से संग्रहित और परिवहन करना महत्वपूर्ण है। विशिष्ट आवश्यकताओं, विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। कृषि औद्योगिक अपशिष्ट और जैव उर्वरकों के प्रकार और उनके जलीय कृषि उपयोग, इनकी जानकारी होनी चाहिए। उनके लाभ और चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए। पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। स्थायी जलीय कृषि में उनके महत्व के बारे में पता होना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी टॉपिकों पर आपको MCQs और क्वेश्चन आंसर मिलेगा। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम ऑफ इंडियन एंड एक्जोटिक कार्प्स, कंपटीशन एंड कंपैटिबिलिटी। मिश्रित मछली पालन प्रणाली में भारतीय और विदेशी कार्प की प्रतिस्पर्धा और अनुकूलता। मिश्रित मछली पालन प्रणाली क्या है, इसके संबंध में बात करते हैं। मिश्रित मछली पालन प्रणाली में एक ही तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियों को पाला जाता है। यह प्रणाली तालाब के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और मछली उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के कार्प मछलियों का उपयोग किया जाता है। प्रतियोगिता और अनुकूलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। आहार संबंधी आदतें, मछलियों का चयन करते समय उनकी आहार संबंधी आदतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार की मछलियां तालाब के विभिन्न स्तरों पर भोजन करती है, जैसे कि सतह, मध्य जल और तल। ऐसी मछलियों का चयन करना चाहिए जिनकी आहार संबंधी आदतें एक दूसरे से भिन्न हो, ताकि वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें। विकास दर पर बात करते हैं। मछलियों का चयन करते समय उनकी विकास दर को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तेजी से बढ़ने वाली मछलियां तालाब के संसाधनों का तेजी से उपयोग कर सकती हैं, जिससे धीमी गति से बढ़ने वाली मछलियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। अनुकूलता, मछलियों का चयन करते समय उनकी अनुकूलता को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कुछ मछलियां एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं रहती और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी मछलियों का चयन करना चाहिए जो एक दूसरे के साथ शांति से रहे। भारतीय कार्प, कतला, रोहू, मृगल भारतीय कार्प की कुछ प्रजातियां हैं। ये मछलियां विभिन्न स्तरों पर भोजन करती है और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहती है। विदेशी कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प विदेशी कार्प की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। ये मछलियां भी विभिन्न स्तरों पर भोजन करती है और भारतीय कार्प के साथ अच्छी तरह से रहती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। मिश्रित मछली पालन प्रणाली की लाभ और हानियों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय
और विदेशी कार्प की विभिन्न प्रजातियों की आहार संबंधी आदतें और विकास दर के बारे में पता होना चाहिए। मछलियों का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण कारक के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है एक्जोटिक फिश स्पीसीज इंट्रोड्यूस टू इंडिया। भारत में शुरू की गई विदेशी मछली प्रजातियां। परिचय है। विदेशी मछली प्रजातियां वे हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास से बाहर और भारत के जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पेश किया गया है। इनका परिचय विभिन्न कारणों से किया गया है, जिनमें मत्स्य पालन, जलीय कृषि, सजावटी व्यापार और मच्छरों के जैविक नियंत्रण शामिल है। महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात करते हैं। तिलापिया। यह प्रजाति 1950 के दशक में आई थी और अब यह भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह अपनी तेजी से वृद्धि दर और विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जानी जाती है। अफ्रीकी कैटफिश स्कैलरियस गिरिएपिनस। यह प्रजाति 1990 के दशक में आई थी और यह अपनी आक्रामक प्रकृति के लिए जानी जाती है। यह देसी मछली प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती है और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। कॉमन कार्प। साइप्रिनस कार्पियो। यह प्रजाति 1930 के दशक में आई थी और अब यह भारत में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह अपनी तेजी से वृद्धि दर और विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जानी जाती है। सिल्वर कार्प हाइपोफैथैल्मेथिज्म मैलेट्रिक्स। यह प्रजाति 1970 के दशक में आई थी और यह अपनी तेजी से वृद्धि दर के लिए जानी जाती है। यह जलीय कृषि में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ग्रास कार्प के बारे में बात करते हैं। टेनोफेरिंगडन इडेला। यह प्रजाति 1970 के दशक में आई थी और यह जलीय खरपतवारों को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। यह जलीय कृषि में भी उपयोग की जाती है। गैम्बूशिया एफिनिस। यह प्रजाति 1920 के दशक में आई थी और मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती है। किसके जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती है? गैम्बूशिया मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती है। यह मच्छरों की लार्वा को खाती है और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक विकास में योगदान, मच्छरों के जैविक नियंत्रण में मदद। नकारात्मक प्रभाव, देसी मछली प्रजातियों के लिए खतरा, पारिस्थितिक तंत्र में को नुकसान, जैव विविधता में कमी, रोगों का प्रसार। ये इसके नुकसान हैं और ये इसके फायदे हैं। सरकारी पहल की बात करते हैं। भारत सरकार ने विदेशी मछली प्रजातियों के परिचय और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NNFDB विदेशी मछली प्रजातियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर। आपको क्या पता होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए? विदेशी मछली प्रजातियों के परिचय के कारण और प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। इनके नाम और विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए प्रबंधन के लिए सरकारी पहल के बारे में पता होना चाहिए। इनके लिए जारी किए गए संबंधित कानूनी प्रावधान के बारे में पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में अगला टॉपिक है कल्चर ऑफ अदर फ्रेश वाटर स्पीसीज। मीठे पानी की अन्य जलीय कृषि प्रजातियों की संस्कृति। पहला है महासिर टॉर SPP। महत्व की बात करते हैं। यह मछली अपनी खेल क्षमता और स्वादिष्ट मांस के लिए जानी जाती है। संस्कृति, महासिर को तालाबों, जलाशयों और बहते पानी में पाला जा सकता है। इसके लिए अच्छी जल गुणवत्ता और ऑक्सीजन के स्तर की आवश्यकता होती है। चुनौतियां क्या हैं इसकी? महासिर धीमी गति से बढ़ती है और
इसे प्रजनन करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये मैसेज की महत्व हो गया। संस्कृति अर्थात किस तरह का इसका रख रखाव है, किस तरह का इसका जीवन है। ठीक है, कहाँ ठीक से सुटेबल वातावरण मिलता है, इसके संबंध में संस्कृति है, और इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये मैसेज के संबंध में जानकारियाँ हैं। अगला है पंगेशियस। महत्व, यह मछली तेजी से बढ़ती है और इसका मांस लोकप्रिय है। संस्कृति क्या है, पंगेशियस को तालाबों और पिंजरों में पाला जा सकता है। यह मछली कम ऑक्सीजन के स्तर को सहन कर सकती है। इसकी चुनौतियां क्या है, पंगेशियस को उच्च गुणवत्ता वाले फीड की आवश्यकता होती है और यह बीमारियों के लिए अति संवेदनशील है। नेक्स्ट है सिंघी, हेट्रोपिनेटस फॉसिलिस। महत्व क्या है इसका, यह मछली अपनी औषधीय गुणों और उच्च पोषण मूल्यों के लिए जानी जाती है। सिंघी। संस्कृति की बात करते हैं। सिंघी को तालाबों और टैंकों में पाला जा सकता है। यह मछली कम ऑक्सीजन के स्तर को सहन कर सकती है। सिंघी की चुनौतियां, धीमी गति से बढ़ती है और इसे प्रजनन करना मुश्किल होता है। ठीक, मांगुर, क्लेरियस बेट्राच। महत्व क्या है इसका, यह मछली अपनी कठोरता और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है। संस्कृति, मांगुर को तालाबों और टैंकों में पाला जा सकता है। यह मछली कम ऑक्सीजन के स्तर को सहन कर सकती है। चुनौतियां क्या है मांगुर के लिए, यह धीमी गति से बढ़ती है और मांसाहारी है। पांचवा है मुरेल चेना। महत्व, यह मछली अपने स्वादिष्ट मांस और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। संस्कृति, मोरेल को तालाबों और टैंकों में पाला जा सकता है। यह मछली कम ऑक्सीजन के स्तर को सहन कर सकती है। चुनौतियां, मोरेल धीमी गति से बढ़ती है और यह मांसाहारी है। झींगा, माइक्रोबैक्टेरियम रोजेनबर्गी। ये महत्व, यह झींगा अपनी बड़ी आकार और स्वादिष्ट मांस के लिए जाना जाता है। संस्कृति, झींगा को तालाबों और टैंकों में पाला जा सकता है। इसके लिए अच्छी जल गुणवत्ता और खारे पानी की आवश्यकता होती है। चुनौतियां क्या हैं झींगा की, उच्च गुणवत्ता वाले फीड की आवश्यकता होती है और यह बीमारियों के लिए अति संवेदनशील है। तिलापिया की बात करते हैं। ओरियोप्रोमिस। महत्व, तिलापिया मछली तेजी से बढ़ती है और यह विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकती है। संस्कृति, तिलापिया को तालाबों, टैंकों और पिंजरों में पाला जा सकता है। तिलापिया की चुनौतियां क्या है, अत्यधिक प्रजनन कर सकती है जिससे छोटे और कम मूल्य की मछली पैदा हो सकते हैं। सजावटी मछली। महत्व, सजावटी मछलियों की मांग बढ़ रही है और यह जलीय कृषि के लिए एक लाभदायक क्षेत्र है। संस्कृति, सजावटी मछलियों को टैंकों और एक्वेरियम में पाला जा सकता है। सजावटी मछलियों की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। इन्हें अच्छी जल गुणवत्ता और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। जल गुणवत्ता। जल गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फीड कैसा होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। रोग प्रबंधन कैसा होना चाहिए, उचित रोग प्रबंधन प्रथाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। विपणन, एक मजबूत विपणन रणनीति आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या जानकारी आपको पता होना चाहिए। विभिन्न मछली प्रजातियों की जैविक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जलीय कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न संस्कृति प्रणालियों और तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए। जलीय कृषि में रोग प्रबंधन और जल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों को आपको पता होना चाहिए। जलीय कृषि उद्योग के रुझानों और चुनौतियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मछली पालन से संबंधित सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम इस पर MCQs बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। सिलेबस के फर्स्ट पार्ट
प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का अगला टॉपिक है मीडियम एंड माइनर क्रॉप्स, कैटफिश एंड मुरेल्स। मध्यम और मामूली कार्प, कैटफिश और मुरेल्स पर चर्चा करते हैं। मध्यम और मामूली कार्प, मीडियम एंड माइनर कार्प्स। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इनमें रोहू, कैटला, मृगल आदि शामिल होते हैं। ये साइप्रिनिड परिवार अर्थात साइप्रिनिड फैमिली से संबंधित है। कौन? रोहू, कैटला, मृगल। महत्वपूर्ण प्रजातियों पर बात करते हैं। रोहू, लेबियो रोहिता, यह भारत में सबसे लोकप्रिय मीठे पानी की मछलियों में से एक है। कैटला, कैटला, यह तेजी से बढ़ने वाली मछली है और एक्वाकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। मृगल, सरहीनस मृगला, यह तल पर भोजन करने वाली मछली है और तालाबों में तल की सफाई में मदद करती है। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये मछलियां भारत में मत्स्य पालन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत में लाखों लोगों के लिए भोजन प्रदान करती है। पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये मछलियां मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जलीय पौधों और अन्य जीवों को खाकर जल निकायों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। कैट फिश के बारे में बात करते हैं। इसके क्लासिफिकेशन क्या है? ये सिलूरी फॉर्मस गण से संबंधित है। इनमें विभिन्न प्रकार के परिवार और प्रजातियां शामिल है। महत्वपूर्ण प्रजातियां स्पीसीज क्या क्या है? सिंगी, हेट्रोपिनेटस फॉसिलिस, यह भारत में पाई जाने वाली एक आम कैटफिश है। मांगुर, क्लैरिस बेट्रैकस, यह एक लोकप्रिय कैटफिश है जो अपने मांस के लिए जानी जाती है। टेंगरा, मिस्टस विटेटस, यह छोटे आकार की कैटफिश है जो एक्वेरियम में लोकप्रिय है। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कैटफिश का मांस स्वादिष्ट होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। ये मछलियां एक्वाकल्चर के लिए भी महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? कैटफिश तल पर रहने वाली मछलियां हैं और ये जल निकायों में तल की सफाई में मदद करती है। अन्य जलीय जीवों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। अगला है मुरेल्स। क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये चिन्निडे परिवार से संबंधित है। इन्हें स्नेक हेड के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंस स्पीसीज क्या है? चिन्ना स्ट्राइटा, यह भारत में पाई जाने वाली सबसे आम मुर्रेल्स में से एक है। चन्ना मारूलियस, यह बड़े आकार की मुरेल्स है और अपने मांस के लिए जानी जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। मुरेल्स मांस स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। ये मछली एक्वाकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? मुर्रेल्स मांसाहारी मछलियां हैं और ये अन्य छोटी मछलियों और जलीय जीवों को खाती है। ये जल निकायों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। मछलियों के वैज्ञानिक नाम और वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। मछलियों की महत्वपूर्ण प्रजातियों की विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। मछलियों का आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मछलियों के रोग और परजीवी, इनके बारे में पता होना चाहिए। मछलियों का पालन और प्रबंधन, मछलियों से संबंधित सरकारी योजनाएं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सभी टॉपिकों पर हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स ठीक रहता है, आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का यह लास्ट पॉइंट है। स्पीसीज ऑफ फिश सुटेबल फॉर इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। एकीकृत जलीय इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में मछली की प्रजातियां। एकीकृत जलीय कृषि इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में मछली की प्रजातियों का चयन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जलवायु, पानी की गुणवत्ता, बाजार की मांग और अन्य कृषि गतिविधियों के साथ अनुकूलता। चलिए इस पर बात करते हैं। प्रजातियों का चयन। कार्प। यह प्रजाति भारत में सबसे लोकप्रिय है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के जलीय निकायों में जीवित रह सकती है और तेजी से बढ़ती है। प्रमुख प्रजातियां रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प है। एकीकृत कृषि के लिए उपयुक्तता। कार्प को धान के खेतों, मुर्गी पालन और सूअर पालन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। तिलापिया की बात करते हैं। यह प्रजाति गर्म जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ती है और कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी जीवित रह सकती है। एकीकृत कृषि के लिए उपयुक्तता। तिलापिया को मुर्गी पालन और सब्जी उत्पादन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैटफिश। यह प्रजाति मांसाहारी होती है और तेजी से बढ़ती है। एकीकृत कृषि के लिए उपयुक्तता। कैटफिश को सूअर पालन और मुर्गी पालन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। झींगा श्रिम्प्स। यह प्रजाति खारे और मीठे पानी दोनों में पाई जाती है। एकीकृत कृषि के लिए उपयुक्तता। झींगा को धान के खेतों और मैंग्रोव वनों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। सेकंड है एकीकृत कृषि के लाभ। संसाधनों का कुशल उपयोग। एकीकृत कृषि में मछली पालन से उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग अन्य कृषि गतिविधियों के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। उत्पादकता में वृद्धि। एकीकृत कृषि से मछली और अन्य कृषि उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि की बात करते हैं। एकीकृत कृषि किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। पर्यावरण संरक्षण। एकीकृत कृषि पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोगों को कम करता है। एकीकृत कृषि के प्रकार की बात करते हैं। धान मछली पालन। धान के खेतों में मछली का पालन। मुर्गी मछली पालन। मुर्गी पालन के साथ मछली का पालन। सूअर मछली पालन। सूअर पालन के साथ मछली का पालन। सब्जी मछली पालन। सब्जी उत्पादन के साथ मछली का पालन। ये कुछ एकीकृत कृषि के प्रकार हैं। ध्यान रखने योग्य बातों पर आते हैं। पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, मछली को उचित आहार देना, रोगों से बचाना, बाजार की मांग के अनुसार प्रजातियों का चयन करना, इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा एकीकृत कृषि में। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुझाव पर बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों और उनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। एकीकृत कृषि के लाभ और प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। भारत में एकीकृत कृषि के उदाहरणों का अध्ययन होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में हम तो सभी टॉपिक पर बात करते आ रहे हैं कि इसके बारे में सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इन सभी के बारे में हम क्वेश्चन, आंसर और MCQs लेकर आएंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।